आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर गहरा गया है। अमेरिका ने आज से चीन पर 104% टैरिफ लागू किया था। अब चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया है। क्या हो रहा है टैरिफ वॉर में, समझने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ यहाँ पर रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है, और इस पूरे ही मामले को समझाने के लिए विपिन भट्ट हमारे साथ मौजूद है। विपिन जी, बताइए एग्जैक्टली क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है ऑफ लेट। देखिए, टैरिफ का मामला तो पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन अब एक पर्सनल सी लड़ाई बनती जा रही है चीन और अमेरिका के बीच, और कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। टैरिफ का जवाब टैरिफ से, और अब चीन ने फिर से टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया है अमेरिकन उत्पादों पर। 104% किया था इन्होंने, तो इन्होंने कहा लीजिए हमारा भी जवाब, क्योंकि कल ही इन्होंने बोला था कि हम आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। 84% कर दिया, और 10 अप्रैल से ये टैरिफ प्रभावी भी हो जाएंगे। तो दोनों के बीच में अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बातचीत की गुंजाइश नहीं रह गई, और वो टैरिफ में ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। टैरिफ पर चीन ने एक बाकायदा वाइट पेपर भी जारी किया था, और उन्होंने कहा था कि मोस्ट फेवर नेशन का जो स्टेटस है वो हटाना WTO के नियमों का उल्लंघन है। इस तरह के आरोप जो चीन अमेरिका पे लगा रहा है, इससे ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर बिगड़ेगा, ये भी चीन का कहना है। और उसका ये भी कहना है कि टैरिफ को लेकर US के कदम काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं। तो चीन किसी भी तरीके से यहाँ झुकने के लिए तैयार नहीं है, और ये भी बोल रहा है कि जिस तरह का ये टैरिफ वॉर अमेरिका कर रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ का, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिकी इकोनॉमी को ही होने वाला है। लेकिन फिलहाल तो जो घटना घटी वो ये है कि अमेरिका ने जब 104% का टैरिफ चीन पे लगाया, तो चीन ने भी कहा कि हम भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एक इस तरह की बात बीच में आई थी कि मामला सुलझाना चाहता है, लेकिन शायद कोई सकारात्मक जवाब उन्हें अमेरिका से नहीं मिला, और फिर अंततः उन्होंने ये कदम उठाया है कि अमेरिकन उत्पादों पर उन्होंने भी टैरिफ बढ़ा के 84% कर दिया है। अब ये टैरिफ की लड़ाई कहाँ तक जाएगी? क्या अमेरिका फिर एक बार इस पर रिटेलिएट करेगा और ज़्यादा टैरिफ बढ़ाएगा, और क्या चीन फिर उस पर करेगा? शायद दोनों एक दूसरे के ऊपर जोर आजमाइश कर रहे हैं, और यहाँ पर दोनों ने इसको अपनी साख का सवाल भी बना लिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यह देखना कि आगे ये टैरिफ की लड़ाई कहाँ तक जाती है। शुक्रिया आपका विपिन जी, डिटेल्स बताने के लिए। इधर US टैरिफ से परेशान एक्सपोर्टर्स के साथ आज उद्योग मंत्री की बैठक हो रही है, और इस बैठक में मौजूदा हालात से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। क्या है पूरी डिटेल समझते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताइए क्या कुछ होने वाला है इस मीटिंग में, क्या एंटिसिपेट करें, क्या एजेंडा है? जी, लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है इस मीटिंग को शुरू हुए, और अभी भी ये मीटिंग लगातार चली जा रही है। अब तक जो हमें जानकारी मिली है कि तमाम अलग अलग जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं उन्होंने अपने प्रेजेंटेशंस रखे हैं, सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं। उनके जो सुझाव हैं कि वो इस टैरिफ वॉर की स्थिति से कैसे निपटना चाहते हैं, उनकी क्या सलाह है, ये उन्होंने मांगी है। और इसके बाद इन तमाम जो फीडबैक है, जो कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, उसको लेने के बाद जो वाणिज्य मंत्रालय है वो एक प्रपोजल लेके आ सकता है। इसके बाद जो 2-3 बड़े बिंदुओं पर बातचीत हो रही है, वो उसमें से एक ये है कि कुछ जो की सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन सेक्टर्स के लिए कहां-कहां और बाजार, US के अलावा जो कहां-कहां और बाजार देखे जा सकते हैं, साथ ही कहां-कहां इस टैरिफ वॉर की स्थिति में हमारे लिए मौके आ सकते हैं, साथ ही जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है उसे कितनी जल्दी से जल्दी लागू किया जा सकता है, और ओवरऑल इस जो पूरा टैरिफ वॉर चल रहा है उसकी वजह से भारतीय जो एक्सपोर्ट है वो कहाँ दिखता है। तो इन सभी बिंदुओं पर बातचीत हो रही है, और ये एक प्रॉपर जो सरकार की अगली पॉलिसी होगी उसका एक हिस्सा बन सकता है। बहरहाल कुछ समय के बाद जब ये बैठक खत्म होती है तो हम बात करने की कोशिश करेंगे जितने एक्सपोर्टर्स यहाँ आए हैं, और तब हमें पता चलेगा कि आखिरकार किस दिशा में ये पूरी बातचीत गई। लेकिन एक बात तय है कि ये जो बातचीत है ये सरकार की रणनीति में एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु होने वाला है आज की जो ये बैठक है। शुक्रिया आपका रोहन, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो इंपॉर्टेंट मीटिंग एक्सपोर्टर्स के हिसाब से, अब देखना होगा कि क्या आउटकम निकल कर आता है। और टैरिफ वॉर से दुनिया भर की टेंशन बढ़ी हुई है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि टैरिफ के मसले को निपटाने के लिए ट्रंप सरकार से चर्चा जारी है। न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में खास चर्चा के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जल्द द्विपक्षीय ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहे हैं। I don't think it's possible to speak about what would be the impact because we don't know. And what is our strategy? I think that's pretty clear. We decided that we will engage the Trump administration early on this set of issues. And we were very open with them, very constructive with them.
as they were with us. And what we agreed to do was to try to negotiate a bilateral trade agreement by fall of this year. To the best of my knowledge, and I could be corrected here, I think we are the only country after President Trump has assumed presidency the second time which has actually reached such an understanding in principle. In our case, our strategy has a goal, and the goal is to see whether it's possible to actually deal with this situation by concluding a bilateral trade agreement. And I should add that in an interesting way, this has long been our objective. और ट्रम्प का टैरिफ वॉर दरअसल अमेरिका और चीन के बीच वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने खास बातचीत की फंड मैनेजर और एडवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा से, जिसमें उन्होंने कहा कि टैरिफ वॉर से अगले 30 से 40 के लिए दुनिया बदल गई है और भारत को इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने आप को नए तरीके से पोजीशन करना होगा। साथ ही बाजार में इस समय पूंजी बचाने पर फोकस होना चाहिए। जो समीकरण है जी वो बदलेंगे आगे जाकर, क्या बाकी सब लोग मिलकर एक साथ हो जाएंगे? क्या चाइना एक सेंटर बनेगा, यूएस एक सेंटर होगा, और हम कहाँ जाएंगे फिर? बिल्कुल। तो यहाँ फिर देखिए, अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं और कंपनीज की बात करते हैं। हमारा वही ध्येय, राइट? दो तरह के प्रोडक्ट हैं, लो वैल्यू हाई वैल्यू, सस्ता महंगा, और कितनी वॉल्यूम में आप बेचते हैं, लो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम। चाइना ने पिछले 15 सालों में पहले मशीनरी में घुसा, उनकी अपनी एयरक्राफ्ट बन गई है, विच इज द नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन अब सबसे बड़ी थ्रेट जो अमेरिका को अब आ रही है, उनकी गाड़ियां और फोन, उनकी गाड़ियां, उनकी फोन, उनकी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, उनका डिफेंस आइटम के ही प्रोडक्ट लेके मैं अपना मिसाइल बना रहा हूं, अपने मिक्स बना रहा हूं, सब बना रहा हूं, जो भी बना रहा हूं। अमेरिका को जर्मनी से दिक्कत नहीं थी। क्यों? जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है, छोटा सा देश है। जापान का इनोवेशन बहुत अच्छा है, छोटा देश है, मैं सब खरीद सकता हूं। रशिया का डिफेंस अच्छा है, इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। पहली बार है उनके साइज की इकोनॉमी यस उनको compete जापान जैसा इनोवेशन चाइना के पास है, रशिया जैसा डिफेंस है, जर्मनी जैसी मैन्युफैक्चरिंग है, और अमेरिका से बड़ा अपना बाजार है, और हर जगह आ गया है। तो आपने तो अब अपना कॉम्पिटिटर पैदा कर लिया है। करेंसी उनकी आपसे वीक है, आपके पास स्ट्रांग करेंसी, आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो इसीलिए ये जो हो रहा है ये इरिवर्सिबल है। दिस इज नॉट अबाउट कि मुझे 2 ट्रिलियन रीफाइनेंस करना है, 6% में इंटरेस्ट रेट गिरा दो। नो, दिस इज स्ट्रक्चरल अनुज जी। ये 30, 35, 40 साल के लिए दुनिया बदल गई है। हमें हमारे देश को अब अपने आप को पोजीशन करना पड़ेगा, सरकारों को पोजीशन करना पड़ेगा, और नए नए अलायंसेस बनेंगे, नई संधियां बनेंगी, नए साम्राज्य बनेंगे। ओके, तो ये आपने सुना इस खास कॉन्वर्सेशन को। और अब बात करते हैं अगली खबर की। आरबीआई ने गोल्ड लोन पर ड्राफ्ट पेपर जारी कर दिया है। क्या खास है इस ड्राफ्ट पेपर में? यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है बताने के लिए। यतिन, बताइए गोल्ड लोन को लेकर ड्राफ्ट में क्या कहा गया है? जी, तो सबसे पहले अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जो गोल्ड लोन पे आरबीआई का मच अवेटेड पेपर था वो आ गया है, जिसके अंदर आरबीआई ने होमोजेनाइजेशन की बात की है और स्टैंडर्डाइजेशन की बात की है। इसका मतलब ये है कि जो गोल्ड लोन्स अब बैंक्स देते हैं, एनबीएफसीज देते हैं, उनका जो केवाईसी है, उनका जो प्रोसीजर है, गोल्ड की किस तरीके से आप जांच करते हैं और उस पर कितना परसेंटेज लोन देते हैं, इस सारे पहलुओं पे भी आरबीआई ने स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइजेशन की बात की है। इसका मतलब अगर मैं आपको समझा दूं तो अगर आपकी ब्रांच मुंबई में है और दिल्ली में है तो ऐसा नहीं है कि जो मुंबई का ग्राहक है उसको अलग ब्याज दर पे आपको गोल्ड लोन दे रहा है, उसका अलग किसी तरीके से गोल्ड का मोल करके उस पर कोलैटरल दिया जा रहा है। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात की है वो काफ़ी अहम है। जहाँ तक कि फियर्स था बाजार का कि जो लोन टू वैल्यू जो है काफ़ी चेंज हो रही थी, उसमें लोगों को लगा कि यहाँ बदलाव होंगे, लेकिन वो 75% ही रखा गया है। इसका मतलब ये है अगर आप 100 रुपये का वैल्यू का गोल्ड गिरवी रखते हैं एनबीएफसी या बैंक के पास तो उसके सामने मैक्सिमम जो लोन दिया जा सकता है वो 75% दिया जा सकता है। और क्योंकि अभी गोल्ड में बहुत सारा उठापटक देखने को मिल रहा है तो आरबीआई ने जो पेपर में ये कहा है कि लोन टू वैल्यू है, इसको स्टैंडर्ड तरीके से पूरे लोन के टेन्योर में मेंटेन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं की बात की है
और जिस तरीके से बाजार में फियर था कि एक नेगेटिव आएगा, क्या गोल्ड लोन पे सख्त कदम उठाया जाएगा या क्या यहाँ निकल के आएगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जो पहले के रेगुलेशन है वही है, रेगुलराइजेशन और जो स्ट्रक्चरल चीजें हैं उनको बरकरार रखने की कोशिश आरबीआई इस पेपर के माध्यम से कर रही है। ओके, शुक्रिया नितिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो गोल्ड लोन पर ड्राफ्ट पेपर जारी हुए हैं, क्या डिटेल्स हैं इस ड्राफ्ट की वो इतने समझाएं, लेकिन गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनीज फोकस में रहेंगी। आज के कारोबार में भी फोकस में थी। एक समय में हम नेगेटिव रिएक्शन भी आते हुए देख रहे थे आरबीआई की पॉलिसी के बाद में थोड़ा संभली भी है लोअर लेवल से, लेकिन डेफिनेटली कल जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, गोल्ड लोन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वो सब फोकस में रहेंगी। लेकिन आरबीआई ने 2 महीने में लगातार दूसरी बार सस्ते कर का तोहफा दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% कटौती का ऐलान किया है। इसके बाद रेपो रेट घटकर 6% हो गया है। आरबीआई ने FY26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया है। वहीं FY26 के लिए रिटेल महंगाई का अनुमान भी 4.2% से घटाकर 4% कर दिया है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि उनका फोकस अब ग्रोथ को सपोर्ट करने पर है। आरबीआई ने आगे भी ब्याज दर घटाने के संकेत दिए हैं। Moreover, it also decided to change the stance from neutral to accommodative. It also noted that the rapidly evolving situation requires continuous monitoring and assessment of the economic outlook. और आरबीआई ने कर्ज सस्ता कर दिया है, लेकिन मौजूदा स्थितियों में मिडिल क्लास को कर्ज और खर्च को लेकर क्या रणनीति अपनानी चाहिए, आज इसी पर होगी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। और खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में आज काफी प्रेशर रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 380 पॉइंट गिरकर 73,848 पर, निफ्टी 137 पॉइंट गिरकर 22,399 पर। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधरे। आज के बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट आईटी, फार्मा, रियल्टी, मेटल स्टॉक्स में दिखी। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए आज का पूरा एक्शन। तो डेफिनेटली आज के सत्र में भी हमें जो मार्केट का पेन है वो उस तरीके का ही देखने को मिला जैसे कि हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले अगर निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो एफएमसीजी पैक ने आज अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट दिखाया है। नेस्ले इंडिया में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एचयूएल की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 3% का इजाफा देखने को मिला है। टाइटन अच्छे मूव दिखा के बंद हुआ है और वहीं पावर ग्रिड में भी अच्छी खासी बढ़त आज के सत्र में देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं लूजिंग स्ट्रीक की। देखिए आईटी कंपनी में विप्रो सबसे पहले नंबर पे आता है। एसबीआई में अच्छी खासी हमें गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली है। टेक महिंद्रा यहाँ पे भी काफी ज्यादा पेन देखने को मिला और लार्सन एंड टूब्रो भी आज करीब 3.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो मैक्स हेल्थ केयर 5% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। मैक्स फाइनेंशियल भी इनफैक्ट आज 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। एचपीसीएल की बात करी जाए तो 3% के मूव्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। कोलगेट भी अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रीक में मुथूट फाइनेंस, बायोकॉन, फीनिक्स मिल्स आज खबरों में भी बना हुआ था। मुथूट फाइनेंस जो आरबीआई की पॉलिसी आई है वहाँ पे काफी सारी बातें की गई है गोल्ड को लेके, उसकी वजह से यहाँ पे डेंट आता हुआ दिखाई दिया। परसिस्टेंट सिस्टम में भी हमें जो पेन है वो एविडेंटली आज के सत्र में देखने को मिला है। जैसे कि मैंने बात करी आईटी पैक में डेंट था, तो अब बात कर रहे थे कि आईटी के गिरने वाले शेयर्स कौन कौन से रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करी जाए तो 5% का करीबन यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली है। विप्रो 4.5%, टेक महिंद्रा की बात करी जाए तो 3.25% की कमजोरी यहाँ पे देखने को मिली है और कोफोर्ज में भी करीब 2% का डाउन साइड है। शुक्रिया कंचन आपका डिटेल्स बताने के लिए। और अब बात करेंगे कल आने वाले अर्निंग की जो टीसीएस के हैं। बाजार की नजर रहेगी टीसीएस के नतीजों पर, कैसे रह सकते हैं नंबर्स, बताने के लिए आशीष वर्मा है। आशीष, के एक्सपेक्टेशंस टीसीएस के अर्निंग से? आईटी की कैंडल नोटिस करेंगे पिघल रही है, तो मामला तो गड़बड़ाया हुआ है। इस बार का रिजल्ट कैलेंडर आपकी स्क्रीन पे, आपने सही कहा, कल से नतीजों का आगाज होगा। कैसे होंगे तो कल ही पता चलेगा। क्या लार्जली एक्सपेक्टेड है या क्या प्राइस इन करके चल रहा है बाजार, वो बता देता हूं आपको। इसी हफ्ते की शुरुआत में मंडे को अपन लोग पूरे आईटी का एक प्रीव्यू लेकर आए थे पूरे सेक्टर का। तब मेंशन करा था कोई भी लार्ज कैप पॉजिटिव ग्रोथ शायद कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में क्यू ऑन क्यू डिलीवर नहीं करेगा। वो प्लेट रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। सबकी निगेटिव, फ्लैट से निगेटिव ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो माहौल Q4 वैसे भी सीजनली वीक होता है और माहौल खराब ही है, तो नतीजों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। जहां तक टीसीएस की स्पेसिफिकली बात है, इसके अनुमान स्क्रीन पर रख देता हूं। कल जब नतीजे आ रहे होंगे, कल शाम को आ रहे होंगे, कांस्टेंट करेंसी में हमने कहा था फ्लैट है। रुपए में आए 1.25% बढ़ रही होगी, डॉलर आए करीब
3/4% का दबाव दिखा रही होगी। मार्जिन्स करीब 30 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। अब दो चीजों की बात करी मैंने, ग्रोथ की। ग्रोथ में ध्यान रखिएगा, बीएसएनएल की जो डील है वो अब धीरे धीरे करके ठंडी पड़ रही है, तो उसके चलते ग्रोथ इंपैक्ट कर रही है। पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार ऐसा हो रहा है। एक्स ऑफ बीएसएनएल स्ट्रीट मानता है इंटरनेशनल बिजनेस फिर भी 1% की ग्रोथ दिखा रहा होगा। मार्जिन जो तस्वीर रखी थी स्क्रीन पे, उसके लिए एक रीजन समझिए, इंप्रूवमेंट 30 बेसिस पॉइंट का इसीलिए क्योंकि क्वार्टरली बेसिस में रुपए का जो डिप्रिसिएशन हुआ है, कमजोर जो पड़ा है, उसका फायदा मार्जिन पे मिल रहा होगा। पर ये सब नतीजों पे कोई बाजार का इंटरेस्ट है नहीं। बाजार किस चीज में इंटरेस्टेड है? कमेंट्री में। और देखिए किस तरह की वोलेटिलिटी आईटी में और कैसे कमेंट्रीज बदल रही हैं। पहले Q2 के एंड में, सितंबर क्वार्टर के एंड की कमेंट्री आपकी स्क्रीन पर रखी है मैंने। ये रिजल्ट रिलीज में सीईओ एमडी साहब की कमेंट्री थी, भाई कॉशियस माहौल है, अनसर्टेन सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है। ये समय था जब यूएस नवंबर में इलेक्शन पे जाने वाला था, तो बिल्कुल ठीक था, कॉशियस कमेंट्री थी। उसके बाद Q3 के रिजल्ट्स आए, Q3 की कमेंट्री तस्वीर बदल गई। दिसंबर क्वार्टर के एंड में एक्सीलेंट टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिली हमको, बहुत वेल राउंडेड, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस ज्योग्राफीज इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और Q3 की उस कमेंट्री और आपके बीच में फिर तस्वीर पूरी बदलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सबकी नजरें सिर्फ Q4 की कमेंट्री पे होने वाली हैं। ये लोग मान के चल रहे थे कि कैलेंडर ईयर 25 कैलेंडर ईयर 24 से बेहतर होगा। क्या अभी भी ये मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? एनवायरमेंट कितना, इनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आएगा आपको, क्योंकि टीसीएस गाइड नहीं करता तो बातचीत से इन्फर करना पड़ेगा अपने को। देखिएगा, डील कैंसिलेशंस की बात, डील पे डिलेज की बात, वो सब इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट्स होंगे जिसके चलते शायद अनुमान लगे मूड माहौल है कैसा। तो नतीजे तो ठीक है, कमेंट्री आउटलुक बेहद इंपॉर्टेंट। शुक्रिया आशीष ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये तो बात हुई टीसीएस के अर्निंग्स की, लेकिन चौथी तिमाही में बैंकिंग सेक्टर के नंबर्स कैसे रह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस हैं। ब्रोकरेज हाउसेस किन स्टॉक्स पर बुलिश है नंबर्स से पहले, ये बताने के लिए मिताली जैन है। मिताली बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस बैंकिंग स्पेस के अर्निंग्स को लेकर? Q4 में ब्रोकरेजेस का कहना है कि यहाँ पे रिजल्ट्स म्यूटेड ही नज़र आ सकते हैं। लोन ग्रोथ में हमें सुस्ती देखने को मिल सकती है, साथ ही मार्जिन्स पर भी हल्का प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हायर क्रेडिट कॉस्ट के कारण प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है, लेकिन फीस इनकम में इम्प्रूवमेंट है तो वो थोड़ा थोड़ा अर्निंग्स को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की आउटलुक की बात करें तो Q4 FY25 के जो निम्स है वहाँ पर हल्का प्रेशर बना हुआ दिख सकता है, लेकिन Q1 FY26 में ये प्रेशर थोड़ा और बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। साथ ही फंडिंग कॉस्ट के बढ़ने से मार्जिन्स कंप्रेस हो सकते हैं, खासकर डिपॉजिट रेट्स जब हाई लेवल्स पर है तो वहाँ पे ज़्यादातर दबाव देखने को मिल सकता है। डिपॉजिट ग्रोथ ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिपॉजिट्स में ग्रोथ देखी जा सकती है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी कमज़ोर देखने को मिल सकती है। बैंक्स अभी भी यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहे हैं ताकि डिपॉजिट्स यहाँ पे अट्रैक्ट कर सके। आरबीआई की रेट कट्स की इम्पैक्ट की मैं बात करूं तो FY26 में आरबीआई की तरफ से 2 रेट कट्स की उम्मीदें और यहाँ पे जताई जा रही है, जो कि बैंकिंग सिस्टम के लिए पॉजिटिव होगा। साथ ही अगर CRR कट या MCLR एडजस्टमेंट्स होते हैं तो बैंक्स को और ज़्यादा यहाँ पे राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन फर्स्ट हाफ ईयरली जो FY26 का है वहाँ पर हमें बोरोइंग कॉस्ट में थोड़ी हायर एंड पे देखने को मिल सकती है और रिस्क भी बना हुआ रहेगा, क्योंकि बैंक्स यहाँ पे हायर रेट पे यहाँ पे डिपॉजिट्स रेस कर रहे हैं। रेपो रेट कट से बैंक की यील्ड पे थोड़ा कंप्रेशन भी आ सकता है। और ब्रोकरेजेस के प्रेफरेंसेस पे एक बार नजर डाल दे तो IIFL की टॉप पिक्स में BOB, SBI, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक यहाँ पे शामिल होता नजर आया। नोवामा प्रेफर करते हैं एक्सिस बैंक, BOB, फेडरल बैंक, HDFC बैंक। वही MOFSL को जो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं वो है ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अब देखना होगा कि Q4 के आखिर रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। और रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चीन संबंधों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। Well, I think we are moving in a positive direction. The problem with your profession is you want instantaneous transformation. The challenge of my profession is it's a very arduous and painstaking one.
और न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। 2040 is the year where we hope to land an Indian on the surface of moon, and before that by 2035 and India's own international space station, which will be named as Bharat Space Station. So see, technology wise also, Anand, I think broadly speaking we should realize, and that's why I say that one of the best times happening for the youth. Today we are running in the same level as any other nation in the world. For example, we are among the 4 or 5 nations in the world who are into quantum technology. We have a quantum mission. We are the first who have come out with a vaccine in COVID. Now, that the importance of that is that India was never taken seriously as a healthcare nation, even our society. अगर कोई बीमार हो जाता है 3-4 दिन इंतजार कर लो, अगर ठीक हो गए तो माता का आशीर्वाद, माँ जी का, नहीं ठीक हुए तो पिछले जन्मों का कर्म. So we had homemade placebos. Right. Now, the same country which was not taken seriously by the world as a serious country, I mean, not taken seriously for curative healthcare or therapeutic healthcare, is being seriously taken as a global leader in preventive healthcare. देखिए कितना बदलाव आया. और न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी ने देश की इकोनॉमी को लेकर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि भारत अब न रुकने वाला है, न उसकी रफ्तार कम होने वाली है। भारत का दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना तय है और पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। आज दुनिया की नजर भी भारत पर है और दुनिया की उम्मीद भी भारत से है। कुछ ही वर्षों में हम दुनिया की 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं, बहुत कम समय में। अनेक प्रकार के ग्लोबल चैलेंजेस आए, लेकिन भारत रुका नहीं। भारत ने डबल स्पीड से दौड़ लगाई और 1 दशक में अपनी इकोनॉमी के साइज को डबल करके दिखाया है। जो सोचते थे कि भारत स्लो और स्टेडी चलेगा, उन्हें अब फास्ट एंड फियरलेस इंडिया दिख रहा है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जल्द ही भारत की दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनना तय है। और न्यूज 18 के समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि स्पेस सेक्टर की तरह न्यूक्लियर सेक्टर को खोला जाएगा। भारत अब झुकने और थमने वाला नहीं है। जैसे स्पेस सेक्टर खोला गया, वैसे ही अब न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर भी ओपन किया गया। इनोवेशन को अब सीमाएं नहीं, समर्थन मिलेगा। गीग इकोनॉमी से जुड़े युवाओं को पहली बार सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया जाएगा। जो पहले दूसरों के लिए इनविजिबल थे, अब वे नीतियों के केंद्र में है। और SC, ST तथा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 2 करोड़ के टर्म लोन। इंक्लूसिविटी इज नॉट जस्ट अ प्रॉमिस, इट्स अ पॉलिसी। इन सभी निर्णयों का सीधा लाभ भारत के नौजवानों को मिलने वाला है, क्योंकि जब युवा आगे बढ़ेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। साथियों, इन 100 दिनों में भारत ने जो किया है वो दिखाता है कि भारत रुकने वाला नहीं है। भारत झुकने वाला भी नहीं है। और केंद्र सरकार ने फ्रांस से 26 मरीन राफेल फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी ने आज डील पर मोहर लगाई। भारत को 64,000 करोड़ रुपए में 26 मरीन फाइटर मिलने हैं।
फ्रांस 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर जेट भारतीय नौसेना को सौंपेगा। इन्हें हिंद महासागर में चीन से मुकाबले के लिए INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। दोनों देशों के बीच 26 राफेल मरीन जेट की खरीद को लेकर कई महीनों से बातचीत चल रही है और इस डील की जानकारी सबसे पहले पीएम मोदी की 2023 की फ्रांस यात्रा के दौरान सामने आई थी और इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया था, जिसे फ्रांस ने दिसंबर 2023 में स्वीकार किया। और अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण के मसलों पर उलझे रहे और ओबीसी हमारा साथ छोड़ गया। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने यह भी कहा कि हम मुस्लिमों की बात करते हैं, इसीलिए हमें मुस्लिम परस्त कहा जाता है। हमें ऐसी बातों से डरना नहीं चाहिए, मुद्दे उठाते रहना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए बोला कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है और संविधान विरोधी काम कर रही है। ऐसे समय में कांग्रेस को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना है। पिछले 11 वर्ष में सत्ताधारी दल संविधान पर चोट कर रहा है। हमारे संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला हो रहा है और इसको रोकना जरूरी है। इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पास हुए, जानने के लिए चलते हैं केतन जोशी से। केतन, बताइए क्या खास रहा इस अधिवेशन में? देखिए, कुछ मिनटों पहले ही कांग्रेस का 2 दिन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था वो पूरा हुआ। 2 मुख्य प्रस्ताव है वो पारित किए गए, जिनको पूरे देश में लागू किया जाएगा, हर एक स्टेट में ले जाया जाएगा। जो पहला प्रस्ताव वो है न्याय पथ, यानी कि संघर्ष किस तरह से किया जाए, जिसमें जाति आधारित जनगणना भी शामिल है। वीवीपैट के अंदर जो 50% ले जाना है उनको, जो अभी 5% है। इनके अलावा जो असमानता है और जो संस्थाओं पर उनका ये आरोप है कि बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, तो उनको भी हम संसद में उठाएंगे, ये भी उन्होंने बात कही है। दूसरा सबसे बड़ा एक जो मुद्दा उठा है, जो 140 साल के कांग्रेस के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई राज्यों को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ हो। तो गुजरात में 30 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो आखिरकार इसका क्या कारण है और गुजरात में कांग्रेस क्यों, यानी कि क्यों आना चाहिए। तो उसमें उन्होंने MSME का भी जिक्र किया कि भाई यहाँ लघु उद्योग काफी है लेकिन अभी वो बंद पड़े हैं, तो गुजरात में कांग्रेस क्यों, ये भी एक प्रस्ताव पारित किया है। कल जयराम रमेश है वो दिल्ली में इन्हीं प्रस्तावों के ऊपर डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। बार बार राहुल गांधी ने भी अपना जो कंक्लूजन रिमार्क्स था उनमें संविधान की कॉपी दिखाकर कहा कि बीजेपी इसका अपमान कर रही है, हम सबको रिस्पेक्ट करेंगे, जो उन्होंने पहले भी इस तरह की बात की है। लेकिन जो बड़े 2 प्रस्ताव है उनको लेकर वो हर राज्य में जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो रहेगा कांग्रेस का, उनको उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में भी शामिल किया जाएगा। और एक ऐसा भी निर्देश यहाँ से दिया गया, एक ऐसा यहाँ से इशारा भी किया गया कि कांग्रेस का जो पूरा ढांचा है उसको भी कुछ समय के बाद आपको परिवर्तित हुआ दिखेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उम्मीद और जोश भरने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कितना कामयाब होता है वो आने वाला समय बताएगा। जी, शुक्रिया आपका केतन, ये डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे और वक्फ कानून के मुद्दे पर हंगामे के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। आज विधायकों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। विधानसभा गैलरी में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक ने मुफ्ती मोहम्मद सैयद को गद्दार कहा और बीजेपी पर उनसे मिली भगत का आरोप लगाया। इसके बाद पीडीपी विधायक भड़क गए और वहां मारपीट शुरू हो गई। मारपीट ने महराज मलिक कांच की टेबल पर गिर पड़े, सुरक्षाकर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। बाद में बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। और जल्दी आधार से जुड़ी सर्विस के लिए आपको आधार कार्ड, आधार नंबर या फिर फोटोकॉपी की जरूरत नहीं होगी। आधार ने फेस ऑथेंटिकेशन के लिए नए ऐप की शुरुआत करने जा रही है। ये कैसे करेगा काम, बता रहे हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। आप आधार से जुड़ी हुई किसी भी सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, उसकी फोटोकॉपी भी नहीं है, उसका नंबर भी नहीं है, लेकिन अब आप आसानी से किसी भी सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि आपका चेहरा ही आपकी पहचान बन चुका है। आधार ने फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की है। आपको एक QR कोड दिया जाएगा, आप उसको स्कैन करेंगे, उस स्कैन करते ही उस कोड के जरिए आपका फेस ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत अभी बीटा फेज के अंदर हुई है। अभी 3 से 4 महीने के अंदर ये सभी यूजर्स के पास
पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, जो आधार का नया ऐप है आपको अपने डाटा के ऊपर ग्रेटर कंट्रोल देगा, खासतौर पे कि अगर आपको अपने बायोमेट्रिक्स लॉक करने हैं, अनलॉक करने हैं, आप एक कमांड के साथ ही उसको कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप जो अपना नंबर या नाम, जितना भी डाटा आप थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना चाहें वही शेयर करिए। आपको सिर्फ नाम शेयर करना है, सिर्फ नाम शेयर कीजिए। आपको अगर एज या एड्रेस प्रूफ शेयर करना है तो वो सारी आप तीनों चीजें आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज शेयर करनी है या नहीं करनी है। 2 साल पहले आधार अथॉरिटी ने फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की थी। अभी तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर चुके हैं। इतना ही नहीं, जीवन प्रमाण पत्र या पीएम आवास योजना या पीएम इंटर्नशिप योजना, इसके लिए भी लोग फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल जब आसानी से कर रहे हैं। तो यह सेवा अगले 3 से 4 महीने के अंदर आपको उपलब्ध होगी। उसके बाद आपको ना फिजिकल कार्ड की जरूरत है, ना किसी नंबर की जरूरत है, ना किसी फोटोकॉपी की जरूरत है। तो ये आपके लिए एक नई सुविधा आधार देने जा रहा है। हालांकि थोड़ा जानकारों के मुताबिक इसके लिए थोड़ा सा प्राइवेसी कंसर्न्स भी हो सकते हैं, देखना पड़ेगा कि कितना इसका इस्तेमाल होता है। तो लेकिन ये फिर भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सुविधा होगी। असीम मनचंदा, सीएनबी सेवा, दिल्ली। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है सीएनबी से आवाज पर। नमस्कार।